हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर धाकड़ कॉन्सेप्ट के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं बैंकिंग अवेयरनेस का एक और नया सेशन। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या है। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या है। तो हम बात कर रहे थे पिछले सेशन में फंक्शंस ऑफ आरबीआई, और इस फंक्शंस ऑफ आरबीआई वाले में हमने पढ़ लिया था करेंसी कैसे इशू की जाती है, करेंसी में क्या हाँ प्रिंट होती है, करेंसी में और कॉइन्स वगैरह उनके बारे में भी बात कर ली थी। दूसरा मैं आपको बता रहा था मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी में हमने एक अलग से पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया था, लेकिन थोड़ा और बच गया है, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे और फिर इसके बाद में हम आगे के काम देखेंगे। तो ये आउटलाइन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हम इनको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मैंने बात की थी कि मौद्रिक नीति क्या है। मौद्रिक नीति किसी भी सेंट्रल बैंक द्वारा मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, स्पेसिफिक क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है, और इस मौद्रिक नीति को सेंट्रल बैंक जारी करता है। तो कभी कभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाता है कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है। तो चूंकि भारत में सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेगा। और ये जो मौद्रिक नीति है, मैंने आपको बताया भी था कि इसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही जारी करती है कि ये मौद्रिक नीति क्या होगी। तो अगली जो हमारी मौद्रिक नीति आएगी वो जून में आएगी, ठीक है ना, और अभी जो आई थी वो अप्रैल में आएगी। तो ये बाई मंथली होती है। बाई मंथली का मतलब है कि हर 2 महीने में एक बार आती है, और कभी कभी जो है एक्स्ट्रा रिव्यू भी हो सकता है, जैसा मार्च के महीने में हुआ था। वैसे तो साल में 6 बार आनी चाहिए, लेकिन मार्च के महीने में क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा मॉनेटरी पॉलिसी वो लेकर आए हैं। तो इसी में हम पढ़ रहे थे कि मौद्रिक नीति के क्या क्या टूल्स है। तो हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, और हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव, या पढ़ना है हमें, आज पढ़ेंगे इसको, गुणात्मक। ये दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। तो मात्रात्मक टूल्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम कंट्रोल करना है। चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी मनी से संबंधित है, तो मनी को मार्केट में कितना भेजना है, एब्जॉर्ब करना है, कितना रखना है, इन सारी चीजों के बारे में मॉनेटरी पॉलिसी बात करती है। और उसका अगर वॉल्यूम की बात की जाए, मात्रा की बात की जाए, तो ये टूल्स हैं। और इसमें भी मैंने आपको 2 तरीके के टूल्स बताए थे, एक बताए थे डायरेक्ट और एक बताए थे इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में मैंने आपसे बात की थी कि इसमें सीआरआर और एसएलआर आएगा, क्योंकि ये सीधा जो है मॉनेटरी पॉलिसी में एब्जॉर्प्शन का काम करता है, मार्केट से चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि इनडायरेक्ट टूल्स में कौन कौन से आएंगे, जो मैंने बताया था आपको, बैंक रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इनको आप देखिएगा। अब इसमें थोड़ी और चीजें बाकी है, और फिर इसको हम देखते हैं। तो यहाँ क्वांटिटेटिव अप्रोच में 1-2 पॉइंट और क्या बच गए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच में एक तो है आपका OMOS, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन देखिए, आपने पहले सुना होगा, मैंने बताया भी होगा कि सिक्योरिटी मार्केट में इसको हिंदी में प्रतिभूति बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रतिभूति। तो सिक्योरिटी मार्केट में जब बेची जाती है, खरीदी जाती है, तो वो इस फंक्शन के तहत की जाती है। अब सिक्योरिटी कैसे खरीदी बेची जाती है समझिएगा। अभी आपको पता है कि सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज हमारे इंडस्ट्री को अनाउंस किया है। तो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस कर दिया है, लेकिन सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? सरकार या तो उधार लेगी, एक बहुत सिंपल सी चीज है, या फिर सरकार क्या करेगी, सिक्योरिटी जारी करती है। सिक्योरिटी किसको जारी करती है? रिजर्व बैंक को जारी करती है। और फिर वो रिजर्व बैंक वो सिक्योरिटी किसको देता है? अल्टीमेटली बैंकों को जारी करता है। अब कैसे होता है ये सब? सिक्योरिटी का मतलब पहले तो आप समझिएगी, एक पेपर है, जैसे आपके पास आपकी एफडी का पेपर है, वो एक सिक्योरिटी है। आपने गोल्ड बॉन्ड खरीदा सरकार से, तो गोल्ड बॉन्ड के जरिए आपने पैसा सरकार को दिया, और सरकार ने वो क्या किया, आपको उस गोल्ड बॉन्ड के पैसे के बदले में आपको एक कागज थमा दिया कि देखो ये हमारा विश्वास है, आपने हमें इतना पैसा दिया है, हम इसके बदले में आपको इंटरेस्ट देंगे, और जब चाहेंगे तब आपका पूरा पैसा वापस कर देंगे। तो वो जो कागज का टुकड़ा है, किसी भी पैसे दिए जाने वाले पैसे के बदले में सरकार की तरफ से, किसी भी संस्था की तरफ से जो एश्योरेंस होता है, और उसकी जितनी वैल्यू होती है उतनी अच्छी वो सिक्योरिटी होती है। तो अभी जैसे आपको गोल्ड बॉन्ड खरीदना है, तो गोल्ड बॉन्ड आप बैंक से भी खरीद सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड जो है आप बैंक से भी खरीद सकते हैं। इसका मतलब कोई गोल्ड नहीं खरीदता है। गोल्ड बॉन्ड का मतलब होता है कि आप कागज खरीदिए, उसमें लिखा रहता है कि सोने की रेट ग्राम पे कितना है, क्या है, वो आरबीआई के पास से आती है, वो सरकार के पास से आती है।
तो इसी तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन भी क्या करता है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट का काम करता है। कैसे आप समझिएगा अभी, जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, मार्केट में कैपिटल इन्फ्यूज करना है। इन्फ्यूज करने का मतलब मुझे कैपिटल मार्केट में डालना है। अब अगर मार्केट में मुझे कैपिटल डालना है तो मैं क्या करूंगा, जो ये सिक्योरिटी है ये बैंकों के पास अगर पड़ी हुई है तो आरबीआई उनको खरीद लेगा। तो अब आप देखिए कैसे ट्रांजैक्शन होगा, बैंक इनको सिक्योरिटी देंगे और आरबीआई इनको मनी देगी। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट में या बैंकों के पास जो मनी है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और मनी इंक्रीज होने से क्या होगा, इन बैंकों के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे उधार देने के, इन बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा, और जब ज्यादा पैसा होगा तो ये लोन की रेट सस्ता भी कर सकते हैं। अब इसका उल्टा क्या होगा, मान लीजिए मुझे मार्केट से मनी को एब्जॉर्ब करना है। अगर मुझे मार्केट से मनी को एब्जॉर्ब करना है तो मैं इसका उल्टा कर लूंगा। देखिए मैं क्या करूंगा, इस बार रिजर्व बैंक जो है, या रिजर्व बैंक मैं नहीं करूंगा, एक्चुअली आरबीआई ही करेगा। रिजर्व बैंक जो है बैंकों को सिक्योरिटी बेचेगा इस बार, और बैंकों से मनी किधर चला जाएगा, आरबीआई के पास। तो मार्केट में जो पैसा है वो आरबीआई के पास चला जाएगा, और आरबीआई से सिक्योरिटी इनके पास चली जाएगी, और बैंकों को इन सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि मार्केट में OMOS ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है लिक्विडिटी को यानी तरलता को, लिक्विडिटी यानी तरलता को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कभी इससे ऑब्जर्वेशन एब्जॉर्ब किया जाता है लिक्विडिटी को, और कभी क्या किया जाता है, लिक्विडिटी से मार्केट में मनी को इन्फ्यूज किया जाता है। एक और इसी तरीके का है आपका, उसको हम बोलते हैं MSS, उसका नाम है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये स्कीम जो है 2004 में रिजर्व बैंक ने जारी की थी। इसमें भी यही चीजें होती है जो मैंने आपको OMOS में बताई, बस इसमें फर्क इतना है कि ये MSS तब काम लिया जाता है जब FDI या FII, ये एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप देखिएगा, बहुत सारी जानकारी मैंने उसमें दे रखी है, उसमें आप देखेंगे तो पता लग जाएगा। तो इसके तहत जब बाजार में बहुत सारा पैसा आ जाता है तो बाजार में आए हुए पैसे को एब्जॉर्ब करने के लिए इस MSS के तहत मार्केट में सिक्योरिटी जारी की जाती है। तो MSS जो है मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी से इन्फ्लेशन हो जाए, कहीं ऐसा न हो, इसीलिए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई फंड देता है, और उसके बदले में आरबीआई जो है सिक्योरिटी देता है, और बैंकों से उसके बदले में फंड ले लेता है। तो ये कई सारे ऑप्शंस थे जो मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव टूल्स में है। और अगर हम बात करें क्वालिटेटिव टूल्स की, क्वालिटेटिव टूल्स, तो क्वालिटेटिव टूल्स का जो मीनिंग है, टूल्स का मतलब आप समझिएगा कि अगर मार्केट में पैसा एब्जॉर्ब करना है तो किन तरीके से आपको करना है। तरीके हैं ये कि कैसे मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो, कैश का फ्लो बनाया जा सके। तो ये उसी के टूल्स हैं। तो दो तरह के टूल्स थे, तो ये गुणात्मक है, और ये गुणात्मक का मतलब ये है कि ये जो है वॉल्यूम कंट्रोल नहीं करेगा, फ्लो ऑफ क्रेडिट कंट्रोल करेगा। फ्लो ऑफ क्रेडिट कंट्रोल करने का मतलब ये है कि किधर कितनी क्रेडिट जानी चाहिए वो ये कंट्रोल करेगा। ये एरिया स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक काम करता है। अब आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो इसमें है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये एक टूल है मार्जिन। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या है, मार्जिन का मतलब समझिएगा कि अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेने जाते हैं, सपोज आपने बोला कि मैं जो है अपाचे खरीदूंगा, एक आज के युवाओं की यही पसंद है, मान लीजिए ये मुझे पता नहीं कितने में आती है, 1.25 लाख रुपए में मान लीजिए आती होगी। तो आपको आरबीआई बोलेगा कि हम आपको 1.25 लाख का लोन नहीं देंगे। हम आपको 1.25 लाख का लोन क्यों नहीं देंगे, क्योंकि 1.25 लाख का लोन अगर दे दिया और आपने किस्तें नहीं चुकाई तो हम आपकी गाड़ी सीज करेंगे, और जब गाड़ी सीज करेंगे तो उसको बेचने से 1.25 लाख आएगा नहीं, तो हमें तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, कुछ मार्जिन रखते हैं, आपको 1 लाख का ही लोन देंगे। मान लीजिए आपने गाड़ी में 1 लाख का लोन लेके गाड़ी खरीद ली 1.25 लाख की, सिक्योरिटी की वैल्यू तो ज्यादा है। अब 1-2 महीने तक आपने लोन नहीं चुकाया तो वो क्या करेंगे, इस गाड़ी को बेच देंगे। तो 1.25 लाख की गाड़ी एक में तो बिकेगी कम से कम, यानी आरबीआई को, बैंकों को नुकसान नहीं होगा। तो ये बीच में मार्जिन रखा जाता है, और ये मार्जिन अलग अलग सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग रखा जाता है। जैसे आप देखिए गोल्ड की रेट कितनी उतार चढ़ाव होती रहती है।
गोल्ड की रेट पे उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए गोल्ड में मार्जिन रखा जाता है। सबसे ज्यादा मार्जिन शेयर्स में होगा। पता लगा विजय माल्या के शेयर पे अगर आपने उधार ले लिया तो बहुत ज्यादा उसमें वॉलेटिलिटी हो सकती है, इसीलिए ये मार्जिन अलग अलग केस में अलग अलग रखा जाता है। सबसे कम मार्जिन रखा जाता है एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में, क्योंकि एफडी में तो पैसा ही जमा कराया है, वो क्या कम होगा, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और उसी बैंक में अगर आपने जमा कराया है तो 90% तक आपको लोन मिल जाएगा, उसमें भी मार्जिन रहता है 10% का, लेकिन एफडी पे सबसे कम मार्जिन रहता है और इन चीजों पे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि ये पहला टूल है जो आपका क्वालिटेटिव का। दूसरा टूल ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई बार जरूरी नहीं है, मार्जिन रिक्वायरमेंट बैंकों की सहूलियत पर डिपेंड करता है, लेकिन कई बार आरबीआई क्या करता है, इसको फिक्स कर देता है। अब देखिए, जब आप इसको फिक्स कर देंगे तो रिजर्व बैंक का एक तरीके से कंट्रोल हो गया। अब मान लीजिए आरबीआई ने एक स्पेसिफिक सेक्टर में फिक्स कर दिया, जैसे उन्होंने बोला कि शेयर्स पे दिए जाने वाले लोन पे मार्जिन की दर 70% रहेगी। उनको लगा कि मार्केट डाउन हो सकता है तो नुकसान होगा बैंकों को, तो उन्होंने क्या किया, इसके थ्रू भी कंट्रोल कर दिया। तो सिर्फ किसको कंट्रोल किया, शेयर मार्केट को। यानी कि सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच जब रहती है तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव कंट्रोल। इसके अलावा यहां पर और क्या चीजें हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। एक है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन जो है, इसके तहत इनफॉर्मल मीन्स अपनाए जाते हैं। इनफॉर्मल मीन्स का मतलब यह है कि आरबीआई उनको कई बार नोटिफिकेशन जारी करता है कि आप ऐसा करिए, परसुएशन करता है, यानी उनको समझाता है, और कई बार उनको सजेशन देता है। यानी इनफॉर्मल मींस के जरिए आरबीआई जो है उनकी पॉलिसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कई बार अपील भी करता है। तो ये सारे इनफॉर्मल मींस है, इसमें कोई भी वॉलंटरीली ही होता है, कोई भी कंपल्सन वाला नहीं होता है, लेकिन आरबीआई परसू करने की कोशिश करता है। जैसे आपकी इच्छा नहीं है पढ़ने की, लेकिन आपके पिताजी बोलते रहते हैं ना रोज कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, माता जी बोलती है, और कुछ नहीं होता है तो पड़ोसी को बुला लेते हैं, फिर वो पूछते हैं कितने दिनों से पढ़ रहे हो। तो ये क्या है, ये आपको कंपल्शन नहीं है, बट चारों तरफ से दबाव है। तो आरबीआई भी क्या करता है, बैंकों पे इस तरीके से दबाव बनाता रहता है। फिर आपका जो है एक और आपका है कि डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब यह है कि आप ने अगर आरबीआई की बात नहीं मानी, ये फॉर्मल बात नहीं मानते, इनफॉर्मल बात नहीं मानते हो, तो फिर आपके खिलाफ एक्शन होती है, सीधी कार्रवाई। सीधी कार्रवाई का मतलब यह है कि आपके ऊपर आरबीआई जुर्माना लगाएगा। आप हमेशा हर महीने मैगजीन में पढ़ते रहते होंगे कि 1 करोड़ का जुर्माना लगाया, 2 करोड़ का जुर्माना लगाया, 50 करोड़ का जुर्माना लगाया। वो जुर्माना इसलिए लगाया जाता है कि जैसे आप केवाईसी के नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हो, आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर आपके ऊपर ये जुर्माना लगाया जाता है। आपके ऊपर का मतलब ध्यान रखिएगा, आपको मैं बैंक समझ रहा हूं, बैंक का मतलब मैं इसी की बात कर रहा हूं, अपने ऊपर मत ले लेना। और एक और ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं एससीसी। एससीसी का मतलब होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो ये एक और आपका है, एससीसी को हम बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो आप देखिए ये क्या है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो चयनात्मक साख नियंत्रण, अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो ये होता है चयनात्मक साख नियंत्रण। अब आप ध्यान रखिएगा, क्रेडिट जब भी वर्ड बैंक में आए तो क्रेडिट का मतलब, साख का मतलब आप लोन लीजिएगा या इसको एडवांसेस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आप बैंक में जाएंगे तब तो पता लग ही जाएगा अगर दाकड़ कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं तो क्रेडिट और साख का मतलब लोन या एडवांसेस होता है। जैसे कोई दुकानदार आपको पता होगा, कहते हो सुना मिला होगा कि आप कितनी साख देंगे, कितने टाइम के लिए हमें साख देंगे। साख का मतलब 30 महीने का आप एडवांस दे रहे हैं, 30 महीने। एडवांस का मतलब एडवांस पेमेंट मत समझिएगा, यहाँ पर एडवांस का मतलब है लोन। आपने किसी से दुकान से माल खरीदा और उसको बोला मैं 1 महीने बाद पेमेंट दूंगा, तो 1 महीने की आपको क्या मिल गई, क्रेडिट मिल गई। जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन है आपको। तो क्रेडिट, एडवांसेस और ये सारी चीजें लोन एक ही चीजें। अब इसमें क्या होता है कि आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है इस टूल्स के तहत। आरबीआई कोई भी अगर सेंसिटिव कमोडिटीज है, सेंसिटिव कमोडिटी यानी कोई ऐसी कमोडिटी है जो सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब ये नहीं कि आप उसके घर पे जाओगे तो डर जाएगी। सेंसिटिव कमोडिटीज का मतलब ये है कि आम जन में उस कमोडिटी को यूज करने का है, और अगर उस कमोडिटी के भाव में थोड़ा भी उतार चढ़ाव होता है तो उतना सेंसिटिव होगा कि लोगों को परेशान कर सकता है। जैसे आप चीनी ले लीजिए, दाल ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, ये बहुत सारी सेंसिटिव कमोडिटीज है। अब इन कमोडिटीज के दामों में फर्क होगा तो आम आदमी परेशान होता है। तो आरबीआई क्या करती है कि कई बार इन सेंसिटिव कमोडिटीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है। तो ये भी एक तरीके का सिलेक्टिव चीजें हैं जो हम क्वालिटेटिव में बात कर रहे हैं कि उसमें एक सेक्टर विशेष को कंट्रोल किया जाएगा। तो आरबीआई क्या करता है, कुछ सेंसिटिव कमोडिटीज पर दिए जाने वाले लोन की मात्रा और प्रकार को डिसाइड कर देता है। तो इस तरीके से आरबीआई डायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से
इस गतिविधियों को कंट्रोल करता है। कुछ क्वांटिटेटिव कुछ क्वालिटेटिव टूल्स हैं। तो ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स मैंने बताए। ठीक है दोस्तों, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ये सारी चीजें यहीं पर खत्म होती है। और अब हम तीसरा फंक्शन आरबीआई का देखेंगे। तो अब छोटे छोटे फंक्शन है, आज ही इनको खत्म कर सकेंगे, कर पाएंगे। आई होप कि आज कर देंगे इनको, और फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले यहां पर जो मैं अगला फंक्शन बताने जा रहा हूं उसका नाम है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब होता है कि आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक है। अब बैंकों का बैंक क्या है? बैंकों का बैंक दो अर्थ में है। एक अर्थ में तो यह है कि जैसे आपका खाता जहां पर होता है आप बोलते हो कि मेरा बैंक है, वैसे ही बैंकों का खाता भी कहां होता है? आरबीआई के पास। तो ये बैंकों का बैंक ही तो हुआ। सारे बैंकों का खाता जो है कहां पर होता है? आरबीआई के पास होता है। और आरबीआई क्या हो गया? बैंकों का बैंक हो गया। और इस खाते को बोला जाता है एसजी, सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट, एसजीएलए अकाउंट बोलते हैं इसको। इसको मैं पूरा लिख देता हूं अगर आप चाहें तो, सब्सिडरी लेजर जनरल लेजर अकाउंट। तो एसजीएल अकाउंट होता है, सब्सिडरी एसजीएल बोलते हैं उसको, सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट होता है, जो हर बैंक का यहां पर होता है। और इसी खाते में सारी चीजें ट्रांजैक्शंस होते हैं। बैंकों से पैसा लेना है, देना है, उनके द्वारा सीआरआर मेंटेन करना है, सारा इसी के माध्यम से होता है। तो एक इस संदर्भ में तो बैंकों का बैंक है ही, दूसरे किस संदर्भ में बैंकों का बैंक है? दूसरे इस संदर्भ में बैंकों का बैंक है क्योंकि आरबीआई को बोला जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट बोला जाता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम अंतिम ऋणदाता। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए, आपको लोन की जरूरत पड़ती है तो आप कहां जाते हैं? बैंक जाते हैं। लेकिन आपको तो बैंक लोन देता नहीं। कई बार बैंक जब पैसे की जरूरत महसूस करते हैं तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, और आरबीआई के पास जाते हैं तो आरबीआई उनका बैंकर तो है ही, लेकिन अंतिम ऋणदाता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अंतिम समय में कोई हेल्प नहीं करेगा तो आरबीआई ही हेल्प करेगा। जैसे आपको अगर बैंक से लोन नहीं मिलेगा तो आपके पिताजी से मिलेगा, माताजी से मिलेगा, छुपे हुए पैसे निकलेंगे, तो आपके लिए अंतिम आश्रय आपके घर वाले हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। वैसे ही बैंकों को पैसे की जरूरत होती है तो बैंक क्या करते हैं? मार्केट से उठाते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक से लेता है, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब बैंक की स्थिति खराब होती है तो उसको बचाने के लिए कौन आता है? सिर्फ आरबीआई। तो अंतिम आश्रयदाता, अंतिम ऋणदाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इसीलिए इन दोनों कारणों से इनको आरबीआई को बोला जाता है बैंकर्स बैंक। तो ये तीसरा फंक्शन था। चौथा फंक्शन है क्या है आरबीआई का? चौथा फंक्शन है कि रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स, रेगुलेटर ऑफ बैंक्स, बैंकों का रेगुलेशन करता है। तो ये पावर कहां से मिलता है आरबीआई को कि बैंकों का रेगुलेशन करे? तो आपको पता है आरबीआई एक्ट 1934 में दिया गया है कि आप जो है एक सेंट्रल बैंक होगे, और आप सेंट्रल बैंक होने के नाते दूसरे बैंकों को आप कंट्रोल कर पाओगे। और आरबीआई जिस तरीके से इसको इसमें पावर मिला है, तो इसमें यह भी लिखा गया है कि बैंकों का रेगुलेशन किस एक्ट के तहत होगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आप बैंकों को रेगुलेट कर पाओगे। और इस एक्ट में तो लिखा है कि पावर दिए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कैसे करना है। तो बैंकों की ब्रांचेस कहां होगी, कैसे उनको ओपन किया जाएगा, कैसे उनको क्लोज किया जा सकेगा, बैंकों से रिलेटेड सारी बातें इसमें दर्ज हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं रेगुलेटर ऑफ द बैंक। इसके बाद में देखिए एक फंक्शन और की हम बात करते हैं। तो अगला फंक्शन क्या है? अगला फंक्शन है 5वां नंबर, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर एंड रिप्रेजेंटेटिव, बैंकर एंड रिप्रेजेंटेटिव टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफ का बैंकर भी है और रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो पहले रिप्रेजेंटेटिव समझे। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब आपने सुना होगा कि आईएमएफ है, WTO हो सकता है, या फिर वर्ल्ड बैंक हो सकता है। इन सारी संस्थाओं में जब भी बैंक के इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेटिव की बात आती है, जैसे आपने बेसल सुना होगा, है ना, बेसल में कमेटी है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो ये सारी कमेटियां, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं नेशनल वर्ल्ड लेवल पर, वहां पर आरबीआई जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं बैंकों का रिप्रेजेंटेटिव। तो ये भी एक वर्क है गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा, बैंकर क्यों है? बैंकर यहाँ पर भी दो कारणों से है। एक तो ये है कि गवर्नमेंट भी खाता रखती है, यहाँ पर अकाउंट रखती है आरबीआई के पास में, नंबर एक। नंबर दूसरा कि गवर्नमेंट जितने भी अपने ट्रांजैक्शन करती है वो ट्रांजैक्शन इसी के माध्यम से करती है। जैसे
पैसा जो है ट्रांसफर करना या फिर सिक्योरिटीज जारी करना, वो सारा पैसा जो है गवर्नमेंट जितनी भी सिक्योरिटीज जारी करती है वो इसी अकाउंट में आता है, आरबीआई के पास उनका जो अकाउंट था उसमें आता है। तो ये वजह तो है ही। एक बड़ी वजह है जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है, उसके बारे में बात करते हैं। उसको बोलते हैं WMA। WMA क्या है? WMA को बोलते हैं हम वेज एंड मींस एडवांसेस। तो वेज एंड मींस एडवांसेस क्या है, इसके बारे में आप समझिएगा। ये एक लोन फैसिलिटी है। किसको लोन फैसिलिटी दी जाती है? ये लोन फैसिलिटी दी जाती है किसको? गवर्नमेंट को। अब आप बोलेंगे गवर्नमेंट को लोन की क्या जरूरत है, तो मुझे लगता है सबसे सख्त जरूरत तो गवर्नमेंट को ही है। भी लोन फैसिलिटी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है देता है लोन गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट में भी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को तो काफी टाइम पहले से, आजादी के बाद से देता रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये फैसिलिटी 1997 में दी जा चुकी है, यानी अब उनके लिए भी है। तो इस फैसिलिटी में क्या होता है? लोन फैसिलिटी है। अब इनको कब जरूरत पड़ती है? जरूरत पड़ती है जब इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट टैली नहीं होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट टैली कैसे नहीं होगा? देखिए, आपको पता है सरकार अपना बजट लेके आती है और बजट में क्या बोलती है? इतना पैसा यहां से आएगा और इतना पैसा यहां जाएगा। आपको पता है ये सारी चीजें। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि पहले आएगा और फिर बाद में ही जाएगा। हो सकता है खर्चा पहले करना पड़े, क्योंकि बजट तो साल भर के लिए होता है। मान लीजिए पैसा तो आना है, लेकिन पैसा आएगा जुलाई में और खर्चा करना है जून में, तो ये रिसीट और पेमेंट जो है प्रॉब्लम आ गई ना। तो इस इमरजेंसी केस में सरकार क्या करती है कि इनसे उधार लेती है। केंद्र सरकार भी लेती है और राज्य सरकारें भी लेती है। इसमें एक और है कि 90 दिन के लिए ही ये उधार मिलता है, और 90 दिन के लिए जो उधार मिलता है वो रेपो रेट पर मिलता है। तो कम से कम आज एक सवाल तो पूछ लूं मैं आपसे, रेपो रेट कितनी है? पढ़ा दिया है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में डाल के। और अगर 90 दिन से प्लस का एडवांस हो जाएगा तो फिर आपको रेपो प्लस 2% आपको देना पड़ेगा। रेपो प्लस 2% आपको देना पड़ेगा। ये प्रेजेंट में, पहले बैंक रेट था, अभी इसको बदल दिया है। तो रेपो रेट प्लस 2% जो है आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये एक एडवांस की फैसिलिटी है जो 90 दिन के लिए, 90 दिन के बाद ज्यादा एडवांस ज्यादा रेट देनी होती है, रिसिट पेमेंट टैली नहीं होता है, तब की ये बात कर रहे हैं। और इसमें भी क्या है? इसमें भी WMA भी दो कैटेगरी का होता है। एक्चुअली WMA दो कैटेगरी का कैसे? एक तो होता है कि स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, एक तो ये फैसिलिटी है, और एक है नॉर्मल फैसिलिटी। तो नॉर्मल फैसिलिटी और स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी में क्या फर्क है कि जो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी है इसमें सिक्योरिटी रखी जाती है और इसकी दर जो है कम होती है, और इसकी दर जो है 1% ज्यादा होती है। अब ये सिक्योरिटी कौन सी? जो केंद्र सरकार की सिक्योरिटी राज्य खरीदते हैं, राज्य इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो सिक्योरिटी के बदले में आरबीआई लोन देता है, और सिक्योरिटी के बदले में लोन देंगे तो ज्यादा सुरक्षित होगा, और ज्यादा सुरक्षित होगा तो दर क्या होगी? कम होगी, और यहाँ पे 1% ज्यादा रहेगी। और ये दोनों ही फैसिलिटी के तहत दिया जाने वाला लोन जो है वो डिसाइड किया जाता है कि किसी राज्य का, किसी स्टेट का कितना डेफिसिट है, घाटा कितना है, उसका रेवेन्यू कितना आता है, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, इन सब के ऊपर ये लोन की लिमिट फिक्स की जाती है। हर राज्य की अलग अलग WMA की लिमिट होती है। तो ये दोस्तों ये जनरल चीजें थी। अभी अगर आप लिमिट की बात करना चाहें तो अभी राज्यों की, सारे राज्यों की मिलाकर करीब 35,000 करोड़ की लिमिट थी, सारे राज्यों की मिलाकर, जिसमें यूपी की सबसे ज्यादा थी। अब जो है ये कोविड-19 के कारण इसको बढ़ा दिया है, करीब करीब 55-56 हजार करोड़ रुपए इसको कर दिया है। तो राज्यों को भी पैसा भी चाहिए, और अभी के रेफरेंस में ये जो है प्रायोरिटी का टॉपिक भी हो सकता है, इसलिए जब भी एग्जाम होगा पूछा भी जा सकता है। तो इसको WMA को ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में तो सिर्फ वो ये पूछेगा कि WMA का फुल फॉर्म क्या है, या WMA कितने दिन के लिए दिया जाता है, या इसका कौन देता है। बस मैंने तो आपको पूरा कथा बना दी है, तो आप ध्यान रखिएगा, सारी चीजें समझिएगा। इसके बाद में हम बात कर रहे थे, पांचवा वर्ग हमने बात कर ली कि गवर्नमेंट का बैंक है, उनका रिप्रेजेंटेटिव है। छठे नंबर की अगर बात करें तो नंबर है आपका, ये एक वर्ग है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन। तो इसका क्या मतलब है समझिएगा। कंज्यूमर कौन? आप, ग्राहक। ग्राहकों का प्रोटेक्शन करना, उनको एजुकेट करना जो है आरबीआई का काम है। अब देखिए एजुकेट करने का मतलब क्या है? एजुकेट करने का मतलब है कि उनको बताते रहना, समय समय पर उनको अवेयर करते रहना कि आपके अधिकार क्या हैं, आपकी क्या चीजें हैं, नंबर एक। दूसरा, उनको कई सारी चीजों के बारे में सजग करना। जैसे मैंने पिछले वीडियो में या उससे पिछले वीडियो में बोला था कि एक पैसा बोलता है साइट है।
अब ये पैसा बोलता है, साइट क्या काम कर रही है, नोट के बारे में बता रही है, कस्टमर को नोट के बारे में बता रही है, इसका मतलब क्या कर रही है, कस्टमर को अवेयर ही तो कर रही है। तो इसी तरीके से आरबीआई दूसरे काम भी करता है, ठीक है। इसके अलावा एक आपको संस्था है क्या, बीसीएसबीआई, बीसीएसबीआई, इसको हम बोलते हैं बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो ये संस्था क्या काम करती है, ये संस्था काम करती है कि बैंकों को कौन से स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, बैंकों को कौन से स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने का मतलब अपनी प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें फॉलो करना है, उसके लिए ये काम करती है। जैसे अगर आप बैंक में जा रहे हैं और बैंक में जा रहे हैं तो वहां पे क्या है, क्या चीजें आपको चाहिए, जैसे इंफॉर्मेशन का राइट है आपको, आपके अकाउंट में कोई चार्ज लगाए तो उनको बताना चाहिए, कस्टमर को फालतू कॉल नहीं करें, अगर आपका लोन रिजेक्ट किया तो सही से आपको बताएं, यानी बैंकर्स कमिटमेंट टू द कस्टमर, बैंकों का क्या कमिटमेंट है, बैंकों की क्या ड्यूटीज है, उनकी क्या जिम्मेदारियां है किसी के प्रति, कस्टमर के प्रति, उसके बारे में गाइडलाइंस है। ये बहुत बड़ी गाइडलाइंस है, आप चाहेंगे तो ठीक है, आप जो है पीडीएफ इसका डाउनलोड करिएगा, इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका बैंकिंग बीसीएसबीआई का दे दूंगा, काफी बड़ा पीडीएफ है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझना है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं डाल दूंगा, तो आप देखिएगा। इस संगठन की स्थापना जो है 2006 में की गई थी और इसके जो हेड है वो है एसी महाजन। तो ये आरबीआई के अंडर में ही एक संस्था है जो ये काम करती है, एसी महाजन, और 2006। इसके बाद देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊं, इसमें यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है, जो इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, ओम्बड्समैन, बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो ओम्बड्समैन को तो आपको पता है लोकपाल बोला जाता है, ओम्बड्समैन, लेकिन ये साधारण ओम्बड्समैन नहीं है, ये एक्चुअली बैंकिंग ओम्बड्समैन है। और बैंकिंग ओम्बड्समैन का क्या मीनिंग है कि हिंदी में तो खैर इसको आसानी से आप ट्रांसलेट भी कर देंगे, बैंकिंग लोकपाल इसको बोला जाता है। तो बैंकिंग लोकपाल का क्या मतलब है, बैंकिंग लोकपाल का मतलब है कि शिकायतों के निवारण का कार्य करता है, शिकायतों का निवारण। शिकायतों का निवारण का मतलब है कि आपके ग्रीवेंसेस जितने भी है, बैंकिंग से जितने भी आपके ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करने का काम करता है। कैसे ग्रीवेंसेस, आप बैंक में गए, आपने बोला मुझे लोन चाहिए, कस्टमर आप हैं और आपने बोला, मैनेजर ने बोला भगा दिया आपको, है ना, आपको लोन नहीं दिया। हो सकता है कि आप किसी अकाउंट की इंफॉर्मेशन लेने गए, मैनेजर ने बोला नहीं देंगे। आप डिमांड ड्राफ्ट बनाने गए, उन्होंने बोला 5 घंटे बाद आना। आप 10-10, 100-100 रुपए के नोट जमा कराने गए, बोले छोटे पैसे नहीं लेंगे। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जहां पे आपको बैंक से शिकायत हो सकती है, एटीएम की शिकायत हो सकती है, नेट बैंकिंग की हो सकती है, मैसेजेस की शिकायत हो सकती है। जितने भी तरह के आपके ग्रीवेंसेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। तो बैंकिंग लोकपाल क्या होता है, एक ऑफिसर होता है और ऑफिसर अपॉइंटेड बाय आरबीआई होता है, यानी इसको आरबीआई अपॉइंट करता है। और इनके अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यालय भी बनाए जाते हैं। तो भारत में अभी संख्या पहले 15 थी, फिर 20 हुई, और ये लेटेस्ट डेटा है कि 22 ऑफिसेस हो गए हैं इनके। तो दिल्ली, मुंबई, दिल्ली में 3 हैं, मुंबई में 2 हैं, चेन्नई, कोलकाता, पटना, भोपाल, रायपुर, अहमदाबाद, ये सारी जगह इनके ऑफिसेस बने हुए हैं। तो जैसे आपका जयपुर है, आपको शिकायत करना है, आप शिकायत कर दीजिए वहां पे। शिकायत करने के बाद में क्या होगा, ये आपकी शिकायतों का निवारण करेंगे। और यहाँ पे 1-2 रूल है, वो ध्यान रखिएगा कि आपको 1 मंथ आफ्टर योर कंप्लेंट टू बैंक, इसको क्या समझिएगा, देखिए आपने एक बार बैंक को कंप्लेन की, और आपने जब बैंक को कंप्लेन की तो बैंक ने बोला कि ठीक है हम सुलझाएंगे, लेकिन सुलझाता नहीं है, बार बार बुलाता है, घुमाता फिराता है। तो उस बात को अगर 1 महीना हो जाए तो आप जो है ये कंप्लेन कर सकते हैं, यानी 1 महीने बाद जाना। ऐसा नहीं कि आज कंप्लेन की और मान लीजिए बैंक मैनेजर आपका दोस्त ही है, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, उसका हो गया, आपको लगा अब इसको मजा चखाता हूं, लेकिन ये नहीं होगा। 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आप जो है कंप्लेन सॉल्व करिए। वो नहीं करता है तो 1 महीना, और 1 महीने के बाद में 1 साल के भीतर अप टू 1 ईयर, यानी 1 साल के भीतर आपको कंप्लेन दर्ज कराना होती है। कंप्लेन दर्ज कराने का कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं लिया जाता है। कंप्लेन आप वहां जयपुर घूमने जा रहे हैं तो वहां भी दर्ज करा दीजिए, नहीं तो घर बैठे आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है तो सीधा सीधा आप ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। फिर इनके अलावा क्या चीजें हैं, इनके अलावा यह है कि अगर मान लीजिए आपकी कंप्लेन स्वीकृत हो जाती है तो अप टू 20 लाख यानी 20 लाख तक का आपको पेनल्टी मिल सकती है।
किसी बैंक ने अगर आपका जो इतना नुकसान कर दिया है तो वो नुकसान कितना बड़ा है वो किया जाएगा जज, और उसके बाद में 20 लाख, पहले 10 लाख था, इस 20 लाख तक का अमाउंट मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि छोटी मोटी बातें कि आप बैंक में गए और उन्होंने आपको पानी नहीं पिलाया, आपने कंप्लेन कर दी 20 लाख रुपए, ऐसा नहीं है। आपका नुकसान होना चाहिए। जैसे बड़ा नुकसान मैं बताता हूँ, मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई ठेकेदार है, आपको कोई ठेका मिलने वाला था, उसके बदले में आपने उस अथॉरिटी को एक चेक दिया था और बैंक ने क्या किया, गलती से वो चेक रिटर्न कर दिया और वो 500 करोड़ का टेंडर था, आपको मिला नहीं। 100 करोड़ का टेंडर था, 1 लाख का 1 करोड़ का टेंडर था, आपको मिला नहीं, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो ये भी आपका एक नुकसान है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, 20 लाख तक मिलेगा। इसके अलावा 2 लाख रुपए आपको और इसमें मेंटल एगोनी में मिलते हैं, हरासमेंट में मिलते हैं। मेंटल एगोनी या हरासमेंट का मतलब है कि आपका जो मानसिक शोषण किया है बैंक ने, मानसिक शोषण का मतलब ये कि आपको बार बार बुलाया, फिर आपने लिख के दिया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, फिर आप ओम्बड्समैन में गए, वहां पर भी आपका कुछ नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें जो होती है वो उसके लिए पैसा मिलता है। एक चीज और देख लीजिए कि अगर आपकी कंप्लेन यहां पर सॉल्व नहीं होती है, यानी मैंने जो 22 ऑफिसेस बताए हैं यहां पे आपकी कंप्लेन सॉल्व नहीं होती। 22 ऑफिसेस का मतलब ये नहीं कि एक के बाद दूसरे में चले जाइए, एक ऑफिस में कंप्लेन करिए, वहां पर अगर आपकी कंप्लेन सॉल्व नहीं होती है तो फिर आपकी अपील करिए। इसकी अपील कहां करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं करते। यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी जो है वो अपीलेट अथॉरिटी है डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो जो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर इस ओम्बड्समैन डिपार्टमेंट का हेड होगा वो आपकी कंप्लेन लेगा, और वो है अभी, उनका नाम है बीपी कानूनगो। तो बीपी कानूनगो ये जो है इसके हेड है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और ये स्कीम जो है, एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, इसमें 1995 में चालू की गई थी। तो ये आप नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आप नोट्स बना लेंगे, क्योंकि बैंकिंग का मेरे पास कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी उसको बना रहा हूँ। मैं बैंक में था तो सारी चीजें मेरे को पता है, तो याद रहती हैं, उससे मैं सारा लिख देता हूँ। आप नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स बना लेंगे तो सारी चीजें हमेशा के लिए दिक्कत खत्म हो जाएगी। आजकल डिजिटल एजुकेशन का एक ही नुकसान है कि जब आप वीडियो देखते हैं तब तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, फिर बाद में सब गायब हो जाता है। तो गायब होने के लिए फिर वो वीडियो देखना पड़ता है वापस याद रखने के लिए। तो इतना सारा तो हम घंटे घंटे की वीडियो नहीं देख सकते। अब शॉर्ट में नोट्स बनाएंगे तो 3 पन्ने के तो नोट्स होंगे, आराम से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो नई चीजों के साथ में, नई पद्धतियों के साथ में बदलते रहिए। अब हम बात करते हैं इसके 7वें 8वें वर्ग की, जो भी नंबर चल रहा हो आप ध्यान रख लीजिएगा। हमने पढ़ा अभी कस्टमर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये हमने बात की थी। तो उसी में हमने बात की थी कि पैसा बोलता है, ये साइट है, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया है। उसी में हमने बात की कि आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो 1995 में चालू हुई और उसको धीरे धीरे सुधारा गया है बार में। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। या आप मैनेजर लिख दीजिए, कोई बात नहीं, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजर है। अब फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजर कैसे है, पहले तो फॉरेन एक्सचेंज समझिए, इसको कई सारे लोग या बैंकों में स्मॉल लैंग्वेज में, शॉर्ट लैंग्वेज में फॉरेक्स बोलते हैं। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज ही होता है, फॉरेन एक्सचेंज। जैसे ब्रिटेन एग्जिट को हम ब्रेक्जिट बोलते हैं, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज बोला जाता है। अब इसमें क्या चीजें हैं, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है यहां पर एक्सचेंज करना नहीं, यहां पर विदेशी मुद्रा के संग्रहण से है। यानी विदेशी मुद्रा का भंडार का संरक्षक कौन है, आरबीआई। विदेशी मुद्रा का कस्टोडियन कौन है, आरबीआई। हमारे भारत में बहुत सारी विदेशी मुद्राएं जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो आती है, और कई सारे बाहर से भी हमारे पास में जो इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई एफआईआई आता है, उसमें भी विदेशी मुद्रा आती है। वो विदेशी मुद्रा रिजर्व रखता है आरबीआई और जरूरत पड़ने पर उसको काम में लेता है। तो ये इसका कस्टोडियन होता है कौन, आरबीआई। और इसके तहत इसको एक एक्ट से पावर मिलता है, उसका नाम है फेमा। और फेमा का पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 2000 में आया था, 2000 में आया था। और इसके तहत क्या है, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो विदेशी मुद्रा में होगा, चाहे देने का या लेने का, उस पर आपके लिए अथॉरिटी हो सकती है, यानी डायरेक्शन हो सकते हैं आरबीआई के, वो आपको फॉलो करना जरूरी है। जैसे आरबीआई ने अभी हाल ही में थोड़े टाइम पहले एलआरएस स्कीम निकाली थी, इसको बोलते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो ये लिबरटाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या है, इसके तहत आप कितना पैसा बाहर लेके जा सकते हैं उसके ऊपर है। यानी भारत से बहुत सारा डॉलर बाहर नहीं चला जाए, तो उसके लिए एक्सचेंज फैसिलिटी है।
जैसे आप विदेश में इलाज कराने जा रहे हैं, नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आपका कोई विदेश में पढ़ता है, एजुकेशन अब्रॉड करता है, उन सब के लिए कितना पैसा आप डॉलर में या दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करा सकते हैं, उसके लिए डॉलर में इन्होंने लिमिट कर रखी है कि $2.5 लाख एक फाइनेंशियल ईयर से में ज्यादा नहीं चेंज करा सकते। नहीं तो क्या होगा, विजय माल्या जा रहे हैं विदेश घूमने के लिए, भाग के जा रहे हैं और सारा अपना करेंसी चेंज करा के डॉलर पाउंड में ले गए वो, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। $2.5 लाख से ज्यादा आप इस LRS के स्कीम के तहत नहीं कर सकते। ऐसे ही कई सारे प्रावधान फेमा में भी हैं। तो फेमा क्या करता है बेसिकली, कि फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। क्यों ये फेमा जो है बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है कि भारत से बहुत सारी विदेशी मुद्रा बाहर न जाए, और उसका सारा पावर किसको दिया गया है, रिजर्व बैंक को, क्योंकि रिजर्व बैंक ही इसका कस्टोडियन होता है। इसके अलावा जो मैं आपका फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा था, तो फॉरेन एक्सचेंज में एक चीज और जान लीजिए कि फॉरेन एक्सचेंज में 4 चीजें इंक्लूड होती है। एक तो आपका करेंसी यानी फॉरेन करेंसी, उसमें डॉलर वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। दूसरा आपका गोल्ड कितना है, ये सारे फॉरेन रिजर्व में, जो आपका फॉरेन रिजर्व जो है ना, फॉरेक्स या इसको रिजर्व बोल दीजिए, कि भारत में कितना विदेशी मुद्रा भंडार है। तो विदेशी मुद्रा का मतलब सिर्फ करेंसी नहीं है, उसमें गोल्ड भी है, ये भी है, उसमें IMF के साथ रिजर्व जो रखा हुआ है आपने वो भी है, के साथ रिजर्व कितना आपने वहां पर डिपॉजिट कर रखा है वो भी है, और इसमें SDRs भी है। SDR बोला जाता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, यानी आपके कितने अधिकार हैं, ये भी IMF से रिलेटेड है। तो SDR, ये चारों मिलाकर जो है भारत का फॉरेक्स या फॉरेन रिजर्व बनता है, और इसमें ज्यादातर हिस्सा जो है 90% अबव तो यही है। कौन सा है, ये आपका करेंसी। ये थोड़ा कम है, जैसे अभी RBI का फॉरेन रिजर्व जो है पीक पर है, वैसे तो इससे भी ऊपर गया हुआ है, 488-85 के आसपास गया है, जो एवरी टाइम हाईएस्ट था। लेकिन अभी का मतलब ये अप्रैल का डेटा है, 24 अप्रैल का डेटा है। 24 अप्रैल के बाद RBI को भी समय मिलेगा, तो वो भी आपको 15-15 दिन में अपडेट करते हैं तो और दे देंगे। $479 अरब बिलियन डॉलर, $479 अरब का ये भंडार है। उस $479 अरब के भंडार में से 430-40 तो यही है, ये तो $32 अरब का है सिर्फ। तो ये दोनों मिलाकर ही बहुत सारे हैं, ये तो बहुत कम है। तो ये 4 चीजें आपके फॉरेन रिजर्व में इंक्लूड होती है। तो मैंने आपको बताया बहुत सारे वर्क, मैंने आपको बताया RBI के वर्क क्या क्या है। तो RBI का मैंने वर्क बताया करेंसी इशू करना, RBI का वर्क मॉनेटरी पॉलिसी इशू करना, बैंकों का बैंक, बैंकों का रेगुलेटर, सरकार का बैंक, सरकार का रिप्रेजेंटेटिव, कस्टमर का केयर करना, ये बहुत सारे फंक्शन मैंने बताए। एक इसमें लास्ट फंक्शन बचता है, और वो लास्ट फंक्शन जो है वो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को रेगुलेट करना। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को रेगुलेट करना। अब ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम क्या है ये हम पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं जो आपको पढ़ाने चाह रहा हूं वो इस तरीके से चाह रहा हूं, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूं कि बैंकिंग समझ में आ जाए। और आप बहुत डेप्थ में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी बैंकिंग का वेटेज उतना है, सवाल ही उतने आते हैं कि आप इससे सारे सवाल हो जाएंगे। इंटरव्यू का भी एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया सबसे पहले हिस्ट्री। मैंने आपको पढ़ाया कि बैंक के टाइप कौन कौन से, बैंक के टाइप। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि इन बैंक के टाइप्स को रेगुलेट कौन करता है, RBI। फिर मैंने आपको बताया कि RBI के फंक्शन क्या है। अब जब हम इन सारी चीजों को पढ़ लिए कि बैंक, RBI, फंक्शन, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ लिया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बैंकिंग करनी है। और जब हम बैंकिंग करेंगे तो हम बैंक में जाएंगे और अकाउंट खुलाएंगे। तो सिस्टमेटिक चल रहे हैं। पहले हम समझेंगे बैंक कैसे आए, फिर हमने सोचा कितने कितने तरह के बैंक हैं, फिर रेगुलेटर कौन है, सब कुछ हो गया। अब हम बैंकिंग समझ गए हैं, तो चलिए खाता खुलाते हैं। तो जब खाता खुलाने जाएंगे तो फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, पेमेंट वगैरह कैसे करते हैं। तो ये वाला फंक्शन अगले चैप्टर में होगा। आप समझ रहे होंगे, उम्मीद है आप जो है स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, और वीडियो देख रहे होंगे। धाकड़ कॉन्सेप्ट का थोड़ा लाइक्स वगैरह की कमी है, लेकिन ठीक है, मैं मैनेज कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि और अच्छा करूं ताकि आप मजबूर हो जाएं लाइक करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।